गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज का क्लास शुरू करने के पहले एक जरूरी संदेश। दोस्तों, उड़ना चाहिए, किसी को भी उड़ना चाहिए। उड़ने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपको उतना ही उड़ना है जहाँ से जमीन आपको साफ दिखाई देती हो। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज का जो हमारा क्लास है वो सरफेस केमिस्ट्री में कैटालिसिस बेस्ड होगा। पिछले क्लास में भी जो हमारा क्लास था वो कैटालिसिस बेस्ड था और उसमें हम लोग होमोजीनियस हेट्रोजीनियस कैटालिसिस वगैरह देख चुके हैं। आज का जो कैटालिसिस है वो है स्टेप सेलेक्टिव कैटालिसिस। स्टेप सेलेक्टिव कैटालिसिस क्या होता है? जितने भी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है, जिस कैटालिस्ट का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता है वो है स्टेप सेलेक्टिव कैटालिस्ट। स्टेप सेलेक्टिव कैटालिस्ट में दो आज मेजर हम लोग कैटालिस्ट पढ़ेंगे। एक है GSM-5 और एक होता है जियोलाइट। स्टेप सेलेक्टिव कैटालिस्ट क्या होता है? हमारे पास कुछ ऐसे कैटालिस्ट हैं तो अपने सरफेस पे कुछ खास तरह की कैविटीज रखते हैं, स्पेसिफिक टाइप के कैविटीज रखते हैं, और इन कैविटीज में जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं इजीली आकर फिट हो जाते हैं और रिएक्शन को तेज गति से परफॉर्म करने में मदद करता है और एक अच्छा कैटालिस्ट की भूमिका निभाता है। जैसे हमारे सामने एक GSM-5 है, ठीक है ना। GSM-5 एक कैटालिस्ट है। इस कैटालिस्ट का इस्तेमाल मैथनॉल से पेट्रोल की रिफाइनरी करते हैं। कन्वर्जन ऑफ मैथनॉल टू पेट्रोल। सबसे पहले मैथनॉल क्या है? आज हम लोग बहुत तेजी से, भारत सरकार इस बात पे जोर दे रही है कि जो परंपरागत पेट्रोल और डीजल हम दूसरे कंट्री से खरीद रहे हैं से हमारे जीडीपी का बहुत सारा पैसा के पीछे जा रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो बंजर जमीनें हैं उस पर मैथनॉल की खेती कर रहे हैं और इस मैथनॉल से हम क्या कर रहे हैं, गैसोलीन कन्वर्ट कर रहे हैं, पेट्रोल में कन्वर्ट कर रहे हैं, जिसको बायोडीजल या बायोफ्यूल्स के नाम से जानते हैं। भारत में जामनगर, रिलायंस जामनगर जो रिफाइनरी सेंटर है, भारत का इकलौता और एशिया का नंबर 1 रिफाइनरी सेंटर है जो क्या करता है, मैथनॉल से पेट्रोल बनाती है। क्या होगा, भारत सरकार का बहुत सारा पैसा बचेगा जो हम अदर कंट्री से खरीदते हैं। दूसरी बात यह भी है कि जो हमारी बंजर भूमि है पे मैथनॉल की खेती बहुत अच्छे ढंग से होती है, तो वो बंजर जमीन भी हमारे यूज में। भारत सरकार अभी अपने 2 प्रोजेक्ट के तहत रेलवे लाइन के ट्रैक के आसपास जो रेलवे की जमीन है पे मैथनॉल की खेती कर रही है। जैसे बिहार में मोकामा का जो टाल क्षेत्र है, जहाँ गंगा का पानी हमेशा भरा पड़ा रहता था, जहाँ खेती करना मुश्किल है, वहाँ पे बहुत तेजी से मैथनॉल खेती हो रही है, जो वहाँ के किसानों का इनकम का एक बहुत बड़ा जरिया बनते जा रहा है। और हम सभी को कोशिश करना है कि आगे आने वाले साल में बायोफ्यूल्स को प्रमोट करें। तो जैसे जैसे हम बायोफ्यूल्स की ओर जाएंगे वैसे वैसे हमारा डिपेंडेंसी पेट्रोल डीजल जो दूसरे देशों से हम इंपोर्ट कर रहे हैं उस पर घटेगी। जैसे GSM-5 क्या है, देखिए GSM-5 एक कैटालिस्ट है। ये जो कैटालिस्ट है अपने सरफेस पे एक स्पेसिफिक टाइप की कैविटीज रख रहा है। ये सभी स्पेसिफिक टाइप की कैविटीज है, ठीक है ना। ये देखिए जो कैविटीज है इसमें मैथनॉल के मॉलिक्यूल्स इजीली जाकर फिट हो जाते हैं कि मैथनॉल जो है वो भी इसी तरह का साइज और शेप रखता है, ठीक है ना। अगर कैटालिस्ट अपने सरफेस पे स्पेसिफिक साइज शेप का कैविटी रखता है और इसमें रिएक्टेंट के कैविटीज आकर इजीली फिट हो जाए, ठीक है ना, तो यह है शेप सेलेक्टिव कैटालिस्ट। GSM-5 यही भूमिका अदा करता है। इसमें सरफेस पे बहुत सारे कैविटीज होते हैं और मैथनॉल की अपने
जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका भी साइज शेप इसी तरह का होता है और ये आकर इसमें इजीली फिट हो जाते हैं, लंबे समय तक वहां पे होल्ड करता है और रिएक्शन को बहुत तेजी से परफॉर्म करने में मदद करता है। तो JSM-5 क्या करता है, कन्वर्जन ऑफ मिथाइल अल्कोहल यानी मेथनॉल टू गैसोलीन, पेट्रोल में उसको कन्वर्ट करने का काम करता है। क्या होता है जियोलाइट, कभी अगले क्रम में आपको दिखाएंगे। जियोलाइट क्या होता है, ये क्रैकिंग ऑफ पेट्रोकेमिकल्स में इस्तेमाल होता है। जितने भी कच्चे तेल है ना, क्रूड ऑयल कच्चा तेल, उसको अलग अलग टेम्परेचर पे गर्म करते हैं, क्रैकिंग कहते हैं। एक ही कच्चा तेल से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन वगैरह हम सेपरेट आउट करते हैं, ये क्रैकिंग के द्वारा पॉसिबल। और जो क्रैकिंग करते हैं भी जिस सेप सेलेक्टिव कैटालिस्ट का इस्तेमाल होता है वो है जियोलाइट, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप हेडिंग लिखिए, सेप सेलेक्टिव कैटालिसिस क्या होता है। सेप सेलेक्टिव कैटालिसिस, दोज कैटालिस्ट which contain several specific size and shape cavities on its surface in which molecules of reactant easily fit into these cavities and perform chemical reaction is called shape selective catalyst। अगर कोई कैटालिस्ट अपने सरफेस पे बहुत सारे कैविटीज रखते हो, खास साइज शेप के हो और इन कैविटीज में रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स इजीली आकर फिट हो जाए, तो ये है सेप सेलेक्टिव कैटालिसिस। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। सेप सेलेक्टिव कैटालिसिस, सेप सेलेक्टिव कैटालिस्ट ऐसे कैटालिस्ट जो अपने सरफेस पे कुछ खास साइज शेप के कैविटीज रखते हों और ये जो कैविटीज है रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को होल्ड करने की क्षमता रखता है, जो रिएक्शन को तेज गति से परफॉर्म करने में मदद करता है। किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, खासकर इसके दोनों एग्जाम्पल, जितने भी पेट्रोलियम इंडस्ट्री हैं जिस कैटालिस्ट का सबसे ज्यादा यूज करता है वो है JSM-5 और जियोलाइट। आपसे एग्जाम में पूछेगा जियोलाइट और JSM-5 का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी में करते हैं। दोनों के बारे में एक एक कर आपको डिस्कस करते हैं। आप जिस तरह भी लास्ट पिक्चर में देखें कैविटीज होता है JSM-5 में, कुछ खास तरह के साइज शेप वाले कैविटीज थे और इन्हीं कैविटीज में रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आकर इजीली फिट करते हैं। आज का जो हमारा पूरा क्लास है वो एंजाइम्स पे बेस्ड है और सेप सेलेक्टिव कैटालिस्ट पे। उम्मीद है सबका हो गया होगा। JSM-5 के बारे में लिखे है, एग्जाम्पल ऑफ सेप सेलेक्टिव कैटालिसिस में सबसे पहले लिखे JSM-5। JSM-5 is used for conversion of मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल कॉमन नेमिंग में इस्तेमाल होता है, मेथनॉल आयुपेक नेम है, टू गैसोलीन पेट्रोल बायोफ्यूल्स। सरकार अभी बहुत ज्यादा प्रमोशन कर रहा है बायोफ्यूल्स के बारे में, पर चूंकि हमारे पास है ना अभी ज्यादा ना पेट्रोल पंप उस तरह का नहीं है बायोफ्यूल्स का, आप ही गैसोलीन की खेती कर सकते हैं, मेथनॉल की खेती कीजिए। साग जैसा ये पौधा होता है, इसको निचोड़ते हैं तो जो ऑयल निकलता है ना वो हम रिफाइनरी को देते हैं, जहाँ रिफाइंड होकर ये पेट्रोल बनकर आ गया और हमको अच्छा पैसे भी मिलता है। बिहार में बेगूसराय, मोकामा, ये जो जिले हैं ना बहुत तेजी से, जो मोकामा का टाल क्षेत्र नाम सुने होंगे, बहुत तेजी से है ना गैसोलीन की खेती करते हुए वहां की जमीन भी अब उर्वरक होते जाती है। गैसोलीन दो चीजें करता है। अभी दुबई में आप सुने होंगे पहले ना बहुत सारे मरुस्थल थे वहां, अब तेजी से वहां की गवर्नमेंट है ना गैसोलीन की खेती करवा रही है। उससे क्या होता है, मट्टी की पकड़ बढ़ती है, जो बलुआही मिट्टी है ना वो तेजी से अपना स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, तो वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना इजी होता है, रोड वगैरह अच्छे इजीली बन पाते हैं वहां पे। तो JSM-5 क्या करता है, JSM-5 क्या करता है,
इथेनॉल को पेट्रोल में कन्वर्ट करता है। इस लाइन पे आप गौर कीजिएगा और किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, GSM-5 इज यूज्ड इन कन्वर्जन ऑफ मिथाइल अल्कोहल टू पेट्रोल। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। और अगला है जियोलाइट, क्योंकि वो केवल बायोफ्यूल्स में इस्तेमाल होता है GSM-5, लेकिन जियोलाइट इतनी बड़ी पेट्रोलियम इंडस्ट्री है और किसी भी पेट्रोल या किसी भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट की रिफाइनरी में जो सबसे ज्यादा कैटालिस्ट इस्तेमाल होता है जियोलाइट। जियोलाइट इज अ सेल्फ सेलेक्टिव कैटालिस्ट यूज इन क्रैकिंग। क्रैकिंग का मतलब होता है, क्रैकिंग का मतलब अलग अलग टेम्परेचर पे एक ही कच्चे तेल से पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन, मोबिल, केरोसिन सब एक ही से बना हुआ है, ये रिफाइनरी में करते हैं। आपसे एक और सवाल पूछेगा कि जियोलाइट क्या होता है, तो जियोलाइट बेसिकली सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट को कहते हैं। तो जियोलाइट का ये एक फॉर्मूला है, एक एग्जांपल लिया, जैसे जैसे हम सोडियम, एल्यूमिनियम और ये है सिलिकेट, उसके अलग अलग ऑक्साइड लेते जाएंगे ना, तो अलग अलग हमको जियोलाइट मिलता जाएगा। तो एक एग्जांपल है जियोलाइट का। तो आप इसके कॉमन नाम याद रखिए, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। जियोलाइट आपसे पूछेगा क्या होता है, तो सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट को जियोलाइट कहते हैं। जियोलाइट इज यूज्ड इन क्रैकिंग ऑफ पेट्रोकेमिकल वेल। एक बार फिर से, हमारे पास दो सेफ सेलेक्टिव कैटालिस्ट हैं, एक है GSM-5 जो मेथनॉल को किस में कन्वर्ट करता है, पेट्रोल में, और एक है जियोलाइट जो क्या करता है, क्रैकिंग ऑफ पेट्रोकेमिकल्स में इस्तेमाल करते हैं, क्रूड ऑयल के रिफाइनरी में इस्तेमाल करते हैं। एक ही कच्चे तेल से अलग अलग हम पेट्रोल, डीजल, केरोसिन वगैरह को सेपरेट आउट करने में इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। ये था सेल्फ सेलेक्टिव कैटालिसिस। इसका एक खास इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में। गुड इवनिंग, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होता है, एंजाइम्स एक खास तरह के प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन्स क्या होता है, एक तरह का अमीनो एसिड या नाइट्रोजीनियस कंपाउंड। जितने भी प्रोटीन्स होते हैं ना, वो नाइट्रोजन के कंपाउंड होते हैं और अमीनो एसिड के पॉलीमरिक फॉर्म में होते हैं। मतलब बहुत सारे अमीनो एसिड जब एक चेन में ना बनता जाता है तो वो बनाता है प्रोटीन। बेसिकली एंजाइम्स जो होते हैं ये प्रोटीन का एक रूप है और हमारे शरीर में ये अलग अलग कीटाणु के रूप में रहता है। ये जो कीटाणु है ना, ये प्रोटीन के फॉर्म होते हैं, तो हम चीजें खाते हैं ना उनको डिसइंटीग्रेट करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, ये एंजाइम्स का काम है। उससे जो एनर्जी मिलती है ब्लड में ट्रांसफर करना और बाकी को मल मूत्र के रास्ते से बाहर निकालने में जो मदद करता है वो है एंजाइम्स। एंजाइम्स हमारे शरीर की मेटाबॉलिज्म क्षमता को बहुत तेजी से इंक्रीज करता है, हमारी एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। छोटे बच्चों को एरेस्ट्रोजाइम्स, हम सब कोई पिए होंगे या हम सभी अपने बच्चों को दिए हैं एरेस्ट्रोजाइम्स। तो जब भी हम टॉनिक की बात करते हैं, बच्चों को भूख कम लगना शुरू हो गया या उसका ग्रोथ कम है, तो हम लोग क्या करते हैं, एंजाइम सिरप जरूर देते हैं। जब हम बीमार पड़ते हैं तो मल्टीविटामिन टैबलेट या एंटीबायोटिक के साथ एंजाइम सिरप जरूर दिया जाता है। जब हम बूढ़े होते हैं, जब खाने पीने में हमारी दिक्कतें बढ़ जाती है, पचाने में सॉरी, तो इस समय भी हम एंजाइम्स का इस्तेमाल करते हैं। तो हर उम्र के लोगों को एंजाइम्स की जरूरत होती है, तो हमारे मेटाबॉलिज्म क्षमता को इंक्रीज करता है। कोई भी एंजाइम्स जनरली 100 टू मिलियंस टाइम्स हमारी एक्टिविटी को बढ़ा देता है। जैसे हमारे अलग अलग ऑर्गन्स हैं, किडनी, लीवर, आईज, जितने भी अलग अलग ऑर्गन्स हैं, जनरली सभी के लिए अलग अलग एंजाइम्स हैं जो हमारी एक्टिविटी को बनाए रखता है। ये जो एंजाइम्स हैं एक स्पेसिफिक या ऑप्टिमम कंडीशन पे काम करता है। जैसे शरीर जो होता है कि जो पीएच वैल्यू है, ठीक है ना, इस बात पे डिपेंड करती है
कि इंजाइम्स, अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो ये इंजाइम्स की ऑप्टिमम कंडीशन पे डिपेंड करता है। जैसे आपको बचपन से देखे होंगे कि ज़्यादा, कोई भी कहता है फ्रिज का पानी नहीं पियो, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत ठंडा जब जाता है ना तो इंजाइम्स को क्या करता है, डेड कर देता है, मार देता है। इससे क्या होता है, हमारे शरीर में जितने पचाने के लिए एंजाइम्स की जरूरत है या हमारे स्वस्थ शरीर के लिए मेटाबॉलिज्म के लिए जिन एंजाइम्स की जरूरत है वो बहुत सारा डेड हो जाता है, वो उसमें वर्क ही नहीं करता है। तो ऐसे सभी टॉपिक्स इस एंजाइम्स में हम लोग पढ़ेंगे। शुरुआत कीजिए, एंजाइम्स क्या होता है। एंजाइम्स आर नाइट्रोजीनियस कंपाउंड। एंजाइम्स एक नाइट्रोजीनियस कंपाउंड होता है। दीज आर प्रोटीन्स। इट हेल्प्स टू इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ मेटाबॉलिज्म। दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड। ये अलग अलग अमीनो एसिड का काम करते हैं। तो जो ये मेटाबॉलिज्म की हम बात कर रहे हैं, ये जो इंजाइम्स हमारे शरीर में काम कर रहा है, ठीक है ना, पर इंजाइम्स इसके अलावा भी बहुत सारे चीजें कर रहा है। जैसे बचपन से पढ़े होंगे, दूध को दही में बदलने के लिए जिस इंजाइम्स की जरूरत पड़ती है उसको क्या कहते हैं, लैक्टोबैसिली, ठीक है ना। तो वो हमारा मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। लेकिन पेप्सिन का नाम सुने होंगे, ट्रैप्सिन का नाम सुने होंगे। दीज आर इंक्रीजेज आवर मेटाबॉलिज्म प्रोसेस। किडनी, लीवर, पैनक्रियाज को सही से काम करने के लिए ट्रैप्सिन की बहुत ही आवश्यकता है। प्रोटीन के डिसइंटीग्रेशन में हम लोग पेप्सिन, ट्रैप्सिन का इस्तेमाल करते हैं। तो एक एक कर बहुत सारी जानकारियां आपको देते हैं। इंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं जो अलग अलग मेटाबॉलिज्म प्रोसेस की एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। ये बेसिकली अमीनो एसिड होते हैं। अब आपको किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे इंपॉर्टेंट एंजाइम्स बताएंगे जो आपको हूबहू याद रखना है, ठीक है ना। सबसे पहला नाम है, वो है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। जो गन्ने से चीनी तैयार होती है, जिस एंजाइम्स का इस्तेमाल होता है इस हर्टेज एंजाइम्स कहते हैं। गन्ने से जो चीनी तैयार होती है, गन्ने से जो चीनी बनता है उसको सुक्रोज कहते हैं, गन्ना सुक्रोज, ठीक है ना। का फॉर्मूला C12H22O11। जब ये वाटर से रिएक्शन करता है, जैसे कोई भी गन्ना है ना, जब पानी में डुबो कर रखेंगे ना कुछ समय के लिए तो अपने आप है ना खट्टा होने लगता है, वहाँ एसिड स्ट्रेंथ डेवलप होता है। जैसे आपके घर में मिठाई है, 2 दिन छोड़ दीजिए, एक दिन भी छोड़ दीजिए बिना फ्रिज का, वो क्या होगा, खट्टा होने लगता है। तो कहीं अलग से हम एसिड डाले थे क्या, नहीं, वहां पे अपने आप है ना, वहां पे कीटाणु लगना शुरू करता है। जो कीटाणु किसी भी मीठे चीज को खट्टा करता है ना, कहते हैं इन्वर्टेज एंजाइम्स। घर में चावल है, उसको भी 2 दिन छोड़ दीजिए वो भी सड़ना शुरू कर देगा। कहने का मतलब जिसमें भी मीठापन होता है ना, जो सड़ना शुरू करता है ना, बेसिकली उसकी डिसइंटीग्रेशन हो रही होती है एसिड में, ठीक है ना। तो सुक्रोज, सुक्रोज आपको बताया है ये कायरल कंपाउंड रखता है, कायरल कंपाउंड है। कायरल कंपाउंड वो होते हैं में कोई कार्बन हो, तो चारों एटम या ग्रुप ऑफ एटम अलग अलग हो। तो ये आपकी जानकारी के लिए नहीं है, फिर भी हम यहाँ पे लिख दिए। जो सुक्रोज होता है ना, डेक्स्ट्रोरोटरी होता है, वो क्लॉकवाइज मोशन करता रहता है। कितने डिग्री से, +65। प्लस का मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन करता है। लेकिन इन्वर्टेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में कोई भी सुक्रोज किसमें कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। ग्लूकोज हमेशा डेक्स्ट्रोरोटरी करता है, मतलब क्लॉकवाइज मोशन करता है, और फ्रुक्टोज कैसा करता है, लिवो रोटेटरी, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ये डी फॉर्म होता है, ये एल फॉर्म होता है। आपको याद रखना है ग्लूकोज का रोटेशन कितना होता है, +52.5 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन में रहता है, और ये फ्रुक्टोज -92 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में रहता है। तो सुक्रोज को, सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस में कौन इस्तेमाल होता है, इन्वर्टेज एंजाइम्स। या कुल मिलाकर आपको हम समझाएं तो सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कौन बदलता है, इन्वर्टेज एंजाइम्स। इसलिए शुगर को हम इन्वर्टेज शुगर भी कहते हैं या इन्वर्टेड शुगर भी कहते हैं। तेजी से हाथ चलाइए।
किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा एंजाइम्स में, वो आपको लिस्ट ऑफ एंजाइम्स एंड देयर यूजेस होगा, जिसमें पहला हम लोग देख रहे हैं कि एंजाइम्स केन शुगर के इन्वर्जन में यूज होता है। किसी भी गन्ने से जो चीनी तैयार होती है उसमें जिस एंजाइम्स का इस्तेमाल होता है वो है इन्वर्टेज एंजाइम्स। ये इन्वर्टेज एंजाइम्स ही हैं जो गन्ने को बदलता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। सुक्रोज, जो नेचुरल सुक्रोज होता है वो डेक्स्ट्रो रोटेटिव फॉर्म में होता है, मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन में होता है। ये स्टीरियो केमिस्ट्री है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, मतलब रोटेशन वाइज लिखा हुआ है। अगर आप रोटेशन याद नहीं रख पाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये एक्स्ट्रा जानकारी है आपको, पर इतना जरूर याद रखना है कि गन्ने से जो चीनी तैयार होता है इसमें किस एंजाइम्स का इस्तेमाल होता है, इन्वर्टेज एंजाइम्स, है ना बच्चा। C6H12O6 कर दो। ग्लूकोज का भी फॉर्मूला C6H12O6 होता है और फ्रुक्टोज का भी फॉर्मूला C6H12O6 होता है, पर ग्लूकोज क्या होता है, एल्डोज, और फ्रुक्टोज क्या होता है, कीटोज। ये एल्डोज होता है, एल्डिहाइड रखता है, और ये क्या रखता है, कीटोन। अगला जो हमारा एग्जाम्पल है वो है कन्वर्जन ऑफ स्टार्च। स्टार्च से हम क्या बनाते हैं, ग्लूकोज। अब स्टार्च क्या होता है, जैसे चीनी हमको दो ढंग से प्राप्त होता है, एक गन्ने से, ठीक है ना, गन्ने से जो चीनी तैयार होता है ना वो व्हाइट शुगर जो हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं, इसमें ग्लूकोज भी होता है और फ्रुक्टोज भी होता है। फ्रुक्टोज बहुत ही स्वीट इन टेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा मीठापन रखता है। इसके वजह से जो शुगर पेशेंट होते हैं ना व्हाइट शुगर को अवॉइड करते हैं, ठीक है ना। जो जिम वगैरह जाते हैं बहुत कोई इसको अवॉइड करता है। जिनके पास पैसे ज़्यादा है ना तो एक और ढंग से चीनी, वो है स्टार्च से। स्टार्च, स्टार्च क्या होता है, हरे पेड़ पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के दरमियान हरे पेड़ पौधे जो अपना भोजन इकट्ठा करते हैं वो किस रूप में इकट्ठा होता है, स्टार्च। तो कुछ पौधे हैं जो स्टार्च का प्योर फॉर्म है और उसका इस्तेमाल हम शुगर बनाने में करते हैं। दो इंपॉर्टेंट है भारत में, खासकर हम लोग का इस्तेमाल करते हैं चुकंदर, नाम सुने हो? हाँ, और जैसे शकरकंद आता है, शकरकंद का भी नाम सुनोगे, एक मिश्री कंद होता है। तो ये सब बीट रूट्स होते हैं ना, इनका इस्तेमाल हम चीनी बनाने में करते हैं। इससे जो चीनी तैयार होता है ना उसको रेड शुगर कहते हैं। इसकी खासियत क्या है, स्टार्च का फॉर्मूला क्या होता है, C6H10O5N। ये देखो स्टार्च क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स तीन तरह के होते हैं, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स या ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स जिसमें एक समान कई मॉलिक्यूल्स है ना आपस में जुड़े रहते हैं। जैसे जो स्टार्च होता है ये C6H10O5 के जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स पॉलीमराइज करते हैं, ये पॉलीसैकेराइड्स है, तो क्या बनता है, स्टार्च। स्टार्च को फिर से पानी के साथ हम रिएक्शन करते हैं, मतलब हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो क्या मिलता है, केवल और केवल ग्लूकोज। ग्लूकोज जो होता है ना वो ज्यादा मीठापन नहीं रखता है। तो जो शुगर पेशेंट हैं या जो हेल्थ कॉन्शियस लोग होते हैं वो ज्यादातर रेड शुगर का इस्तेमाल करते हैं, या जो शुगर किससे तैयार हो रहा है, स्टार्च से। इस कन्वर्जन में जिस एंजाइम्स का इस्तेमाल होता है वो है डाइटेज एंजाइम्स। तो आपको याद रखना होगा कि स्टार्च से ग्लूकोज बनाने में किस एंजाइम्स का इस्तेमाल होता है, डाइटेज एंजाइम। डाइटेज एंजाइम्स का एक और भी यूज करते हैं हम, जैसे स्टार्च से तो ग्लूकोज बना लिया, अब इस ग्लूकोज को, इधर देखो, ग्लूकोज को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। जैसे आप सुने होंगे कि दुनिया में अच्छी जो शराब है ना वो किससे बनता है, फ्रूट जूस से बनता है, क्योंकि उसमें ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होती है। जैसे अंगूर से, ठीक है ना, एप्पल से। ऐसा इसलिए क्योंकि ये प्योर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज होते हैं और ग्लूकोज डिसइंटीग्रेट होता है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में।
इथेनॉल, इथेनॉल जो हम देसी भाषा में बोल सकते हैं या कॉमन भाषा में शराब। तो हम शराब भी बना लिए, शराब भी बन गया, शराब बन गया, ठीक है ना, किसके प्रेजेंस में, डाइटेज एंजाइम्स। मतलब हम स्टार्च से दो फायदे कर लेते हैं। ग्लूकोज, ग्लूकोज का एक कमर्शियल यूज भी बहुत है। तो डाइटेज एंजाइम्स के इस्तेमाल से हम शुगर भी बना सकते हैं, रेड शुगर। जो पैकिंग ग्लूकोज आता है ना, पैक्ड ग्लूकोज, जैसे गर्मी में घर घर में ग्लूकोज का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है या होता है, तो ग्लूकोज के कमर्शियल प्रिपरेशन में भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, डाइटेज एंजाइम्स का। और ग्लूकोज से अल्कोहल, शराब बनाने में भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, डाइटेज एंजाइम्स का। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम्स है डाइटेज। पहला था इन्वर्टेज। उम्मीद है सबका हो गया होगा। शराब के नाम से हाँ, चेहरे पे ना गजब तरह का चमक है शराब के नाम से। दिनकर इधर, नेक्स्ट है पेल्टेज एंजाइम्स। पेल्टोज को, पेल्टोज को किस में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज में। तो आपको ये स्ट्रक्चर तो हम बस समझाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको बस इतना याद रखना है, ये स्ट्रक्चर मेल्टोज का हम केवल आपको समझाने के लिए लिखे हैं। और आपको हम ये स्ट्रक्चर, फ्यूरान स्ट्रक्चर और सबकी जानकारी स्टीरियो मैकेनिज्म मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बताए हैं। फिलहाल इसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आपको इतना याद रखना है कि मेल्टोज, मेल्टोज है ये, मेल्टोज को मेल्टेज एंजाइम्स किस में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज में। मेल्टोज, मेल्टोज, आपको याद होगा जो छोटे बच्चे होते हैं, तो जो न्यूली बेबी बॉर्न होता है, तो में उसको माँ का दूध के पहले एक डब्बा बंद दूध देते हैं। ये बहुत ज़्यादा पचने में आसानी करता है क्योंकि प्योर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज होता है। अल्टोज से हम क्या बनाते हैं, ग्लूकोज, प्योर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज देता है। तो बच्चों को पचाना बहुत इजी होता है कि उसके शुरुआत में किडनी लीवर पे ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। माँ का दूध पचाने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है बच्चों को शुरुआती। तो पहली खुराक है ना, हम लोग जो डब्बा बंद दूध देते हैं मेल्टोज के फॉर्म में होता है और ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया होगा। मेल्टोज को, मेल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, मेल्टेज एंजाइम्स। अभी हम जस्ट एक एक कर सबसे पूछेंगे। मेल्टोज है, मेल्टेज एंजाइम्स उसको ग्लूकोज में बदलता है। दूध दही में लैक्टोबैसिली बदलता है, ठीक है ना। तो इसमें कौन बड़ी बात है। अगला है जो बच्चे से आप सुने होंगे, कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड। दूध को दही में बदलने में कौन एंजाइम्स मदद करता है, लैक्टोबैसिली। जल्दी से लिखिए, ये लैक्टोबैसिली का स्ट्रक्चर है। लैक्टोबैसिली बहुत इंपॉर्टेंट। हम तो बहुत कम उम्र के थे जब पहली बार नाम सुने थे, जीके में शायद याद कराया गया था। दूध को दही में बदलने में जिस एंजाइम्स का इस्तेमाल होता है वो है लैक्टोबैसिली। लैक्टोबैसिली, कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड। जिस एंजाइम्स का इस्तेमाल दूध से दही बनाने में होता है, के कन्वर्जन में, वो है लैक्टोबैसिली। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, पेप्सिन। पेप्सिन क्या होता है, हाँ पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है, जो प्रोटीन होता है ना, प्रोटीन हम खाते हैं ना, वो पेप्टाइड बॉन्ड में बदलने का काम करता है। प्रोटीन अलग अलग मॉलिक्यूल्स होते हैं, पेप्टाइड, पेप्टाइड क्या करता है, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स को बांधता है। वो एक चेन के रूप में ना बॉन्डिंग करता है। प्रोटीन के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जिस बॉन्ड से जुड़ते हैं ना, उसको क्या कहते हैं बच्चे, ये पेप्टाइड बॉन्ड।
molecules of protein attached by the bond known as peptide bond। जिस बॉन्ड की सहायता से प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं वो होता है पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्सिन ये काम करता है। पेप्सिन क्या करता है? कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन को कन्वर्ट करता है पेप्टाइड बॉन्ड में पेप्सिन की सहायता से। पेप्सिन एंजाइम्स किसी भी प्रोटीन को पेप्टाइड बॉन्ड में कन्वर्ट करने का काम करता है। आपसे पूछेगा ये कहाँ होता है, तो स्टोमक में है ना, याद रखिएगा जगह। ऑर्गन्स को हमेशा एंजाइम से जोड़ कर देखा जाता है। अलग अलग एंजाइम्स अलग अलग ऑर्गन्स में डेवलप करता है या वहाँ पे रहता है और जिसका अपना अलग पर्पस होता है। पेप्सिन का काम है प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, पैनक्रियाज। इधर देखो, इंस्टेंटाइन में पैनक्रियाटिक इंजाइम्स होते, ठीक है ना। पैनक्रियाटिक इंजाइम्स, जो पैनक्रियाज में इंजाइम्स होता है ना, इसको बोलते हैं ट्रैप्सिन, ठीक है ना। ट्रैप्सिन क्या करता है? प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। बहुत 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 हर विद्यार्थी को ये नाम याद रखना है, ट्रैप्सिन। प्रोटीन के आप सुने होंगे, जैसे अगर हम प्रोटीन ज्यादा खाते हैं ना, और उस अनुसार आजकल क्या हो रहा है, जिम वगैरह जो ज्वाइन कर रहा है ना, तो प्रोटीन डाइट की आदत दिलाते हैं। प्रोटीन का डिसइंटीग्रेशन बहुत जरूरी है। जो एथलीट्स वगैरह होता है उसको दौड़ना है, ठीक है ना, प्रोटीन ज्यादा दे दिया और उस अनुसार से वो वर्किंग नहीं कर रहा है तो शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। कभी कभी आपके साथ हुआ होगा कि ये घुटनों से ना चलने में दिक्कत हो रहा है या किसी का फूल जाता है, ठीक है ना, ये सब किसकी वजह से होता है? यूरिक एसिड। अगर शरीर में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो जाएगी ना तो यूरिक एसिड बढ़ जाएगा शरीर में। ये ऐसा ना हो, ये कौन कंट्रोल में रखता है? ट्रैप्सिन। ट्रैप्सिन ट्रैप्सिन क्या करता है? फिर से एक बार, ट्रैप्सिन का क्या काम है? प्रोटीन के डिसइंटीग्रेशन में मदद करता है। प्रोटीन्स को किस में कन्वर्ट करता है? अमीनो एसिड में। आपको जैसा कि बताएं, आज प्रोटीन का सेवन तो हम ज़्यादा कर रहे हैं पर उस अनुसार से हम अपनी एक्टिविटीज़ को नहीं बढ़ा रहे हैं और इसका परिणाम यह है कि शरीर में यूरिक एसिड बढ़ता है और बहुत तेज़ी से लोगों में आज पैसे हैं, पैसा इस्तेमाल किया, फटाक सा एक से एक प्रोटीन सप्लीमेंट लेते जा रहा है और ये वजह बन रहा है किसका? यूरिक एसिड का। और ये सबसे ज़्यादा तेज़ी से हम सभी में अर्थराइटिस का प्रॉब्लम, लोगों में गठिया का, जोड़ों का दर्द, गठिया, अर्थराइटिस, इन सब का सबसे बड़ा कारण क्या है? यूरिक एसिड। हमको प्रोटीन लेना है लेकिन एक लिमिट में। अगर हम प्रोटीन लेते हैं या ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं तो शुगर, और ज़्यादा प्रोटीन लेंगे तो अर्थराइटिस। दोनों से बचना है तो इसका सेवन है ना एक उचित मात्रा में ही करना है। बच्चों को हम ज़्यादा देते जा रहे हैं प्रोटीन, ठीक है ना। प्रोटीन सप्लीमेंट अलग अलग रूपों में बाजार में एक से एक क्या आ गया है? प्रोटीन सप्लीमेंट। और हम बच्चों को ग्रोथ के नाम पे बेवजह प्रोटीन डाइट्स ज़्यादा देते जा रहे हैं जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से, खासकर औरतों में अर्थराइटिस की सबसे बड़ी जो वजह बन रही है वो है यूरिक एसिड। जो अगला हम लोग का टॉपिक है, तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स। एक हेडिंग लिखे, प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स। और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या करते हैं? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारी एक्टिविटी को, हमारे एक्टिविटी मतलब हमारे मेटाबॉलिज्म प्रोसेस की एक्टिविटी को 100 to million टाइम्स इंक्रीज करता है। एंजाइम्स, a chemical reaction in the presence of enzymes proceed 100 to millions of time faster। एंजाइम्स एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। जितने भी शरीर में प्रोटीन्स, जितने भी शरीर में अलग अलग मेटाबॉलिज्म प्रोसेस हो रहा है या किसी भी अलग, अभी जितने सारे रिएक्शंस देखे, किसी भी केमिकल रिएक्शंस के दरमियान जहां एंजाइम्स कैटालिस्ट का काम करता है, ये क्या करता है? रिएक्शन के रेट को 100 to millions टाइम्स
इंक्रीज करता है, ठीक है ना। किसी भी केमिकल रिएक्शन जिसमें एंजाइम्स एज अ कैटालिस्ट यूज हो रहा है, की एक्टिविटी को 100 टू मिलियंस टाइम्स इंक्रीज करने में जो मदद करता है वो है एंजाइम्स। एंजाइम्स एक ऐसा कैटालिस्ट जो अलग अलग रिएक्शन के दरमियान रिएक्शन के रेट को 100 टू मिलियंस टाइम्स करने में मदद करता है। आपका भी शरीर जब लगे ना सुस्त है, तो आप रेगुलर बेसिस पे है ना, कम से कम हर 3-6 महीने पे ना, हर आदमी को एक बार एंजाइम सिर्फ लेना चाहिए। तो एंजाइम्स हमारी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने में मदद करता है। दूसरा है ऑप्टिमम कंडीशन। जितने भी एंजाइम्स होते हैं ये किसी खास ऑप्टिमम कंडीशंस में काम करता है। ये खास ऑप्टिमम कंडीशन बेसिकली दो चीजों को कंसिडर करता है। एक हमारा पीएच, ठीक है ना, जब भी कोई रिएक्शन होता है तो किसी स्पेसिफिक स्केल पे होता है। और दूसरा टेम्परेचर। जैसे आपको बताया कि बचपन से हम सभी को सिखाया गया है कि ठंडा पानी मत पियो। फ्रिज का पानी क्या करता है, जब हमारे शरीर में जाता है तो शरीर का एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है, ठीक है ना। और इस ऑप्टिमम टेम्परेचर को, जैसे या एसी में भी हम रहते हैं, तो एसी भी कहा जाता है कम से कम 25 प्लस रखना चाहिए, एसी को ज़्यादा नीचे नहीं लाना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा इसलिए कि जो एंजाइम्स होते हैं ना, एक पार्टिकुलर टेम्परेचर और पीएच पे बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं। अगर हम टेम्परेचर के साथ छेड़खानी करेंगे या पीएच के साथ छेड़खानी करेंगे ना, तो एंजाइम्स क्या करते हैं, डेड होना शुरू कर देता है और हमारे मेटाबॉलिज्म, हमारी एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। तो एंजाइम्स प्रॉपरली वर्क करे, इसके लिए कुछ ऑप्टिमम कंडीशन है। इसमें पहला है पीएच। पीएच हमेशा एंजाइम्स को प्रॉपर वर्क करने के लिए हमको पीएच हमेशा कहाँ रखना है, 5 to 8। और ये कंडीशन है स्वस्थ शरीर का। जो हेल्दी बॉडी होता है, स्वस्थ शरीर होता है, उसका पीएच हमेशा 5 to 8 के बीच में रहना चाहिए। अगर पीएच इसके नीचे आ रहा है या ऊपर जा रहा है तो हम बीमार हो रहे हैं। टेम्परेचर हमेशा कहाँ रखना है, 298। 298 मतलब 25 डिग्री तापमान, ठीक है ना। रूम टेम्परेचर 310, तो ये कितना हो गया डिग्री सेल्सियस में, 25 और कितना बढ़ गया, 5, सॉरी 12, 25 और 12 कितना हुआ, 37, ठीक है ना। यानी 25 से 37 डिग्री तापमान में ही एंजाइम्स बहुत अच्छे वर्क करते हैं। तो इन दो कंडीशंस को हमको फॉलो करना है। तो एंजाइम्स अच्छा वर्क कर सके, इसके लिए दो कंडीशन है, pH 5 to 8 जो इसका ऑप्टिमम कंडीशन है, और दूसरा टेम्परेचर 298 to 310 Kelvin। These are the two basic requirements work properly enzymes। एंजाइम्स अगर अच्छा वर्क करता है तो इसके लिए दो ऑप्टिमम कंडीशन है, पीएच और टेम्परेचर। तो लाइन अंडरलाइन किए, इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। सबका हो गया होगा। नेक्स्ट है एक्टिवेटर्स। जब भी हम एंजाइम्स की बात करते हैं तो एंजाइम्स की एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, जैसे एंजाइम्स क्या है, कैटालिस्ट। तो लास्ट क्लास में भी हम लोग देखे थे एंजाइम्स की एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, प्रोमोटर्स, और डिक्रीज करने के लिए पॉइजन्स। एंजाइम्स के एक्टिविटी को जो इंक्रीज करता है ना, उसको बोलते हैं एक्टिवेटर्स, जस्ट लाइक प्रोमोटर्स। और जो इसकी एक्टिविटी को डिक्रीज करता है, इसको यहाँ पे कहते हैं इनहिबिटर्स, ठीक है ना। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, एक्टिवेटर्स क्या होता है, ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो किसी एंजाइम्स की एक्टिविटी को इंक्रीज करता हो, ठीक है ना। ये एक्टिवेटर्स जनरली कोई मेटल्स होते हैं, और इनमें से ये लिस्ट आप हमेशा दम ध्यान रखिएगा, या तो आयरन +2 फेरस, या तो +3 फेरिक, ठीक है ना। जैसे हम साग खाते हैं ना, पता है कि हरी साग सब्जियां खाना चाहिए, उससे बहुत मात्रा में हमको क्या मिलता है, आयरन। और ये आयरन क्या करता है, टमाटर में भी रहता है, साग सब्जियों में रहता है। ये क्या करता है, बहुत अच्छे स्रोत हैं एक्टिवेटर्स, जो हमारे शरीर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, ये अच्छा से वर्क कर सके, एक्टिविटी को बनाए रखे। ये काम कौन करता है, आयरन है, जिंक। जितने भी आप आजकल फूड सप्लीमेंट्स खाते हैं,
जैसे रिवाइटल खाते होंगे या सुने होंगे, रिवाइटल मार्केट में बहुत बड़ा नाम रखता है, रिवाइटल है। रिवाइटल में क्या प्रचार करता है कि इसमें जिनसिंग की मात्रा बहुत ज्यादा है। अक्षय कुमार उछल कूद रहा है, कभी सलमान खान है या कोई भी, लास्ट में एक लाइन जरूर बोलता है जिनसिंग है, मतलब जिंक। जिंक बहुत अच्छा मेटल है जो बहुत अच्छा एक्टिवेटर का काम करता है। सोडियम और पोटासियम, नमक से हमको सोडियम पोटासियम, जैसे केला वगैरह खाते हैं, केले का सेवन हमेशा करना चाहिए, पोटासियम बहुत ज्यादा उसमें होता है। और भी बहुत सारे चीजें हैं तो हम ना आपको डिस्कस नहीं कर रहे, बहुत सारे स्रोत हैं पोटासियम सोडियम के। कॉपर, मैग्नीज। कॉपर और मैग्नीज जनरली हमको मिनरल्स के रूप में पानी से मिलता है, तो अलग अलग मिनरल्स के फॉर्म में हम लोग कॉपर मैग्नीज वगैरह हम मिल जाता है। जिंक सप्लीमेंट में हम लोग जनरली लेते हैं। सोडियम पोटासियम खाने पीने से हमको मिलता रहता है। आयरन हमको हरी साग सब्जियों से मिलता रहता है। ये बहुत जरूरी है, ये इंजाइम्स की एक्टिविटी को बनाए रखता है, बहुत तेज इंक्रीज करता है। These are the substances that boost the enzymes activities in a reaction। किसी भी रिएक्शन के दरमियान एंजाइम्स की एक्टिविटी को जो बूस्ट करके रखता है, फूड सप्लीमेंट हमसे है, हम खाते हैं ना वो हमारे शरीर को ज्यादा से ज्यादा मिल पाए। ऐसा होता है कि एंजाइम्स की कमी से हम जो खाते हैं ना हमारे शरीर को लगता ही नहीं है, जो खाते हैं घर की दाल भाषा, क्योंकि वो पचता ही नहीं है। एंजाइम्स को प्रॉपर वर्क कराने के लिए एक्टिवेटर्स की जरूरत है। एक्टिवेटर्स जनरली मेटल्स होते हैं। आपको कुछ एक्टिवेटर्स याद रखना है, आयरन, जिंक, सोडियम पोटासियम, कॉपर, मैग्नीज, ठीक है। हमेशा याद रखना एक्टिवेटर्स कोई मेटल्स होता है, मेटल्स आयंस, यहाँ लिखा हुआ है दीज एक्टिवेटर्स आर जनरली मेटल्स आयन इन द रिएक्शन। जनरली कोई मेटल्स आयंस होता है, या तो फेरस या तो फेरिक या तो जिंक। जिंक हमेशा +2 के रूप में, सोडियम +1, पोटासियम +1, कॉपर हमेशा +2। कॉपर दो रूपों में रहता है, +1 तो क्यूप्रस, +2 तो क्यूप्रिक, तो क्यूप्रिक का इस्तेमाल करता है। मैग्नीज हमेशा +2। उम्मीद है ये भी हो चुका होगा। अगला कोएंजाइम्स, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। फिर से किसी भी एग्जाम में आपको 2 नंबर में आएगा, 2 मार्क्स में, 2 मार्क्स में जनरली बोर्ड में आता है। कोएंजाइम्स क्या होते हैं? कोएंजाइम्स क्या होते हैं? स्मॉल नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बॉन्डेड टू एंजाइम्स आर कॉल्ड कोएंजाइम्स। देखो एंजाइम्स को भी, एंजाइम्स के सरफेस पे कोई और एंजाइम्स आकर बैठ जाता है जो उससे बहुत छोटे रूप, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंजाइम्स का काम कर रहा है उससे भी और छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, उसके सरफेस पे आकर चिपक जाता है, जो उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देता है। कोएंजाइम्स आर एक्टिवेटर्स। कोएंजाइम्स आर आल्सो एक्ट एज अ एक्टिवेटर। बेसिकली ये कोई आयंस नहीं होते हैं, ये कौन हो रहा है अभी, कोई खुद प्रोटीन्स होता है। वो एंजाइम्स भी एक एंजाइम्स है जो एंजाइम्स से छोटे होते हैं। जिस एंजाइम्स पे कोई एंजाइम्स आकर बैठता है ना, तो जिस पे आकर बैठता है ये उससे छोटे साइज शेप वाले एंजाइम्स होते हैं जो उस पे आकर होल्ड करता है, जो एक्टिवेटर्स का काम करता है। These they also enhances activity of catalyst। इसलिए कोएंजाइम्स आर बेस्ट। यहाँ पे एक पॉइंट और जोड़ सकते हैं, कोएंजाइम्स, कोएंजाइम्स आर बेस्ट एक्टिवेटर्स। तो कोएंजाइम्स भी होते हैं बहुत अच्छे एक्टिवेटर्स का काम करते हैं। कोएंजाइम्स आल्सो वर्क एज अ बेस्ट एक्टिवेटर्स। आपसे पूछेगा कोएंजाइम्स क्या होता है, तो एंजाइम्स के बॉडी पे, ठीक है ना, उनसे छोटे साइज वाले जब एंजाइम्स आकर चिपक जाते हैं उस पे होल्ड करता है, जो उसकी एक्टिविटी को और ज़्यादा इंक्रीज करता हो, वो एंजाइम्स कहलाता है। और आज के क्लास का सबसे लास्ट टॉपिक इनहिबिटर्स, पॉइजन्स क्या होता है।
नाम से ही स्पष्ट है, जो एंजाइम्स की एक्टिविटी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा या तो डिस्ट्रॉय कर देता है। जो एंजाइम्स को या तो एक्टिविटी को डाउन करे या तो डिस्ट्रॉय कर दे, वो है इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स क्या होते हैं? ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो किसी भी एंजाइम्स की एक्टिविटी को या तो डिक्रीज करे या तो सीधे डिस्ट्रॉय कर दे, इनहिबिटर्स कहलाता है। जस्ट लाइक पॉइजन्स, inhibitors or poisons are compounds that decreases the rate of enzymes catalysis। ठीक है ना, हमारा मेन कंसर्न ये है, बाकी तो चीजें आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है, ये कैसे वर्क करता है। बस आपको याद रखना है कि इनहिबिटर्स क्या होता है या पॉइजन्स क्या होता है, जो एंजाइम्स की एक्टिविटी को क्या करता हो, डिक्रीज करता हो या तो डिस्ट्रॉय करता हो। देते हैं, इनहिबिटर्स क्या होते हैं? ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो एंजाइम्स की एक्टिविटी को डिक्रीज करता है या डिस्ट्रॉय करता है। आज की क्लास की मुख्य बातें फिर से, सबसे पहले हम लोग क्या देखें, सेफ सेलेक्टिव कैटालिसिस। सेफ सेलेक्टिव कैटालिसिस में GSM-5 और जियोलाइट दो बड़े नाम हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। फिर एंजाइम्स क्या होता है, एंजाइम्स के क्लासिफिकेशन, मतलब अलग अलग एंजाइम्स जो अलग अलग जगह यूज होते हैं, मोस्ट कॉमन एंजाइम्स को देखें, और सबसे लास्ट में एंजाइम्स के एप्लीकेशन या उसकी प्रॉपर्टीज, एंजाइम्स क्यों जरूरी है, एंजाइम्स कैसे काम करते हैं, एंजाइम्स में एक्टिवेटर्स क्या होता है, इनहिबिटर्स क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।